एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से करने से पहले एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने इसके पहले के 6 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप उन सारी चीज़ों को देखिए, फिर इन चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। बात करें, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र व विषय सामग्री का विभाजन हम लोगों ने किया था। तो उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था शिक्षार्थी से संबंधित विषय सामग्री, दूसरा था शिक्षा की समस्याओं से संबंधित विषय सामग्री और तीसरा जो था वो था शिक्षक से संबंधित विषय सामग्री। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 2 चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे से चर्चा कर ली है, शिक्षार्थी से संबंधित विषय सामग्री और शिक्षा की समस्याओं से संबंधित विषय सामग्री के ऊपर चर्चा कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक से संबंधित विषय सामग्री के बारे में देखेंगे। उसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है। इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक सीखने की परिस्थिति को उत्पन्न करने और उन्हें व्यवस्थित करने में विशेष रूप से सहायक होता है। मतलब कह रहे हैं, अगर कोई बालक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या कोई चीज़ सीखना चाहता है तो उसमें जो शिक्षक होता है वो सीखने की परिस्थिति को उत्पन्न करता है। मतलब क्या करता है, पहले तो वो माहौल बनाता है, अगर आप साधारण से शब्दों में समझना चाहें। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, उन्हें व्यवस्थित करने से में विशेष रूप से सहायक होता है। मतलब जैसे आप कहीं पे पढ़ने जाते हैं या आप हमसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्या कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो जो ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को कनेक्ट करके आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, व्यवस्थित ढंग से प्रयास करता हूँ, यही क्या होता है, व्यवस्थित रूप होता है। तो उन्हें क्या करता है, पहले वो परिस्थिति को उत्पन्न करता है और उन्हें व्यवस्थित करने में विशेष रूप से सहायक होता है। कौन? शिक्षक। किसमें? शिक्षा की सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए देखें, सीखने की परिस्थिति में शिक्षक स्वयं एक महत्वपूर्ण कारक, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता ही है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक के व्यक्तित्व, उसकी विशेषताओं, उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं शिक्षक के व्यक्तित्व, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको, और उसका शारीरिक या मानसिक विकास कैसा है। ठीक है, उसका स्वास्थ्य कैसा, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। मतलब अगर टीचर होगा वो शारीरिक से स्वस्थ होगा तभी तो उन चीज़ों को बता पाएगा। अगर मान लो उसके पास क्या दोनों हाथ ना हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, या वो खड़ा होकर चलने में सक्षम ना हो, तो वो किन्हीं चीज़ों को कैसे पढ़ा पाएगा? पढ़ा लेगा, ऐसी बात नहीं, वो बता के हर चीज़ों को बैठ के बता सकता है, लेकिन उतने अच्छे से उन चीज़ों को नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका मानसिक स्वास्थ्य अगर नहीं सही है, वो इजुल फिजूल की बातें कर रहा है, तो वो पढ़ा थोड़ी ना पाएगा। जब खुद ही नहीं समझ पा रहा है तो हमको क्या समझाएगा? तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए देखें, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के संबंध में निष्कर्ष के रूप में स्कीनर के शब्दों में कहा जा सकता है। मतलब आपके स्कीनर महोदय ने कुछ कहा है, उन्होंने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान या एवं विधियां सम्मिलित हैं। मतलब वो सारे ज्ञान और विधियां, मेथड सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को भली प्रकार से समझने, मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है, जैसे शिक्षा ग्रहण करवाने की जो टीचर एक विद्यार्थी को सिखाता है, उसकी प्रक्रिया को क्या करता है, भली भांति से समझता है और आधुनिक कुशलता से निर्देशन करने के लिए आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि अगर अधिक कुशलता, सॉरी वहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जा रही, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा अच्छा से अपने हिसाब से समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको भली भांत से समझेगा और उसके बाद क्या करेगा, अधिक कुशलता से निर्देशन के लिए आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि हम उसको कितने अच्छे से, किसी बालक को कितने अच्छे से किन्हीं चीज़ों को किसी चीज़ को कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, किस चीज़ को किसके बाद पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और उसके बाद विषय सामग्री के बारे में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज हम नया बिंदु स्टार्ट करते हैं, नई पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या होगा, क्या शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। क्या शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता
क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसको हमने 2 भागों में बांट रखा है, क्योंकि अगर इसको पूरा क्लियर करें तो 10 से 11 पॉइंट बन रहे हैं, और अगर पूरी चीज़ों को क्लियर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको 2 भागों में बांट रखा है। एक आज आपका एक भाग ये क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जो दूसरा भाग आएगा उसमें आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के लिए किस प्रकार आवश्यक है, यह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए, उसमें पहला पॉइंट ये आ जाता है, छात्रों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु। जैसे सफल शिक्षक बनने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने छात्रों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं से अवगत हो। ठीक है, शिक्षक एक ऐसे उत्पादन में व्यस्त रहता है जहां उसे जीवन कच्चा माल प्राप्त होता है तथा उसे जीवित तैयार माल उत्पादित करना पड़ता है। अतः इस उत्पादन प्रक्रिया में अपने जीवित कच्चे माल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार के अध्ययन के अभाव से वह कभी कभी अच्छा माल उत्पादित नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा उदाहरण दे करके बताया गया है कि जो शिक्षक होता है, अगर आपको सफल शिक्षक बनना है तो शिक्षक अपने छात्रों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं से क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। जैसे अगर हम आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आपकी जो आवश्यक सूचनाएं हैं, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इन सारी चीज़ों से हमें क्या होना पड़ेगा, अवगत होना पड़ेगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं शिक्षक एक ऐसे उत्पादन में व्यस्त रहता है, मतलब इन उत्पादन का मतलब आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को पैदा करना, उसमें व्यस्त रहता है जहां उसे जीवित कच्चा माल प्राप्त होता है। मतलब जो बालक आता है वो कच्चे माल की तरह होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। जैसे कच्चा माल होता है उसको पहले पकाया जाता है, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको अलग कर दिया जाता है, फिर हमारे सामने एक पक्का माल निकल के आता है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि बाल शिक्षक को जहां उसे जीवित कच्चा माल प्राप्त होता है तथा उसे जीवित तैयार माल, जो आपके सामने बालक आ रहा है, उत्पादित करना पड़ता है। अतः इस उत्पादन प्रक्रिया में, जो उस उत्पादन की प्रक्रिया है, जो इतना सारा कार्य कर रहा है, अपने जीवित कच्चे माल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको समझो लोहे से कोयले से अगर आपको हीरा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, बड़ी बारीकी से आपको कोयले को अलग करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या जैसे आप लोहा पैदा कर, अगर लोहे की उत्पादन पर समझें तो उसमें भी क्या होते हैं कि उनको भी पहले वो कच्चे माल के रूप में हमें मिलता है। या आप एक उदाहरण इस तरीके से ले सकते हैं कि रुई ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप जितने भी उदाहरण लेना चाहे ले सकते हैं। तो पहले क्या मिलता है, हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, फिर उनके ऊपर हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसी के हिसाब से हमें क्या पक्का माल सामने आता है। ठीक है, वही कह रहे हैं, इस उत्पादन की प्रक्रिया में जीवित कच्चे माल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार के अध्ययन के अभाव में वह कभी कभी अच्छा माल उत्पादित नहीं कर सकता। मतलब कह रहे हैं अगर उन चीज़ों को वो अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, अच्छे से उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो वो क्या सही माल नहीं दे पाता है, मतलब सही चीज़ें नहीं निकाल पाता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मिस्त्री को भवन की नींव का नहीं पता होगा तब तक भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। बालक को सुनिश्चित शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों के व्यवहार, उसके पूर्व ज्ञान, मनोशारीरिक स्तर, उसकी धारणाओं, योग्यताओं, अभिवृत्ति, रुचियों, व्यक्तित्व क्षमताओं तथा अन्य योग्यताओं एवं न्यूनताओं को पता लगाए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि आप एक तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी बालक को आपको पढ़ाना है तो उसके बारे में हमें मोटी मोटा एक बेसिक जानकारी होना जरूरी है। जिस प्रकार से अगर आपको न्यू नहीं पता है, अगर कोई मिस्त्री है जो घर को बनाता हो, वो अगर उसको न्यू नहीं पता है तो उस पर वो क्या घर नहीं बना सकता। तो पहले क्या न्यू जानना जरूरी है, बेस जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से ही संभव है। मतलब कह रहे हैं अगर इन चीज़ों को आपको जानना है तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांतरीकरण
कर सकता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं अगर इस चीज़ों का हमें ज्ञान होगा और इन चीज़ों के ज्ञान के द्वारा ही हम बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको समझ सकते हैं और उसके बाद उसको मार्गांतरीकरण मतलब क्या कह सकते हैं, उसको नया निर्देश, नई दिशा दे सकते हैं और उसको अच्छे से डेवलप हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका आ जा रहा है पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु। दूसरा पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु। इसमें देख सकते हैं सफल शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। इस कार्य के लिए शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान नितांत आवश्यक है। नितांत का मतलब बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के समुचित पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जा सकता। जब तक मनोवैज्ञानिक आधारों पर पाठ्यक्रमों का निर्माण नहीं होगा तब तक वह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा मूल्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, स्कीनर के शब्दों में कह सकते हैं हम लोग, एक मिनट, स्कीनर के शब्दों में कह सकते हैं उपयोगी पाठ्यक्रम बालकों के विकास, व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणा, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ऐसा आपके कौन कहते हैं, स्कीनर महोदय कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका जा रहा है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु हमें क्या शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है एक शिक्षक के लिए। जैसे देख सकते हैं विषय वस्तु को शिक्षक छात्रों के सम्मुख तब तक सफलतापूर्वक प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक कि उसको विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान के साथ वह यह भी ज्ञान हो कि कौन पद्धतियां किस प्रकार के शिक्षक के लिए तथा किस विषय के किस पाठ के लिए अधिक उपयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से ही शिक्षक यह जान लेता है कि किन परिस्थितियों में किन छात्र के साथ तथा किन विषयों के अध्ययन हेतु कौन सी शिक्षण पद्धतियां उपयुक्त हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का न केवल सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है वरन उसमें सुधार हेतु प्रयास भी करता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर प्रचलित शिक्षा पद्धतियां, मतलब जो शिक्षा पद्धतियां हैं जैसे जो चल रही हैं अभी आप एक तरीके से समझ सकते हैं, में शिक्षा अपने जो शिक्षक है वो अपने छात्रों के मनोशारीरिक स्तर पर व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सुधार कर लेता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप टीचर ने अगर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रखा है तो उसको पता हो जाता है कि जैसे सभी सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे मैथ अलग है, रीजनिंग अलग है, इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, साइंस अलग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारे चैप्टर अलग अलग, विषय अलग अलग होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है। मैथ के लिए अलग जुगाड़ है, इंग्लिश के लिए अलग तरीका है, हर चीज़ों के लिए क्या अलग अलग तरीका होता है। तो इन तरीकों से वाकिफ होना शिक्षक का क्या हो जाता है, मूल कर्तव्य हो जाता है। और यह तभी वाकिफ हो पाता है जब क्या शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन वह करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका आ जा रहा है मूल्यांकन तथा परीक्षण हेतु। अगर टीचर को मूल्यांकन किसी बालक का करना हो या परीक्षण करना हो तो उसमें भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक का कार्य पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु इसके लिए यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि छात्रों ने किस विषय वस्तु को किस निश्चित समय में कितना सीखा है। ठीक है, इस जानकारी के लिए शिक्षक छात्रों का परीक्षण लेता है तथा मूल्यांकन करता है। परीक्षण के लिए शिक्षक को कई प्रकार के परीक्षण भी तैयार करने पड़ते हैं। यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में असंभव है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को परीक्षण निर्मित कर उसे बालकों का शुद्ध एवं सही मूल्यांकन करना सिखाता है। मतलब कह रहे हैं कि टीचर का काम केवल पढ़ा देना ही नहीं होता है, उसको यह जानना भी जरूरी होता है कि बालक ने कितने समय में और कितनी चीज़ों का अध्ययन किया और कितनी चीज़ों को वह सीख पाया है। और उसका अध्ययन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है। और यह परीक्षण तभी संभव है, एक कुशल परीक्षण तभी संभव है जब छात्र अध्यापक को क्या हो, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। जो आपका आखिरी और पांचवा पॉइंट है वो है मेरे प्यारे दोस्त, क्या छात्रों के निर्देशन हेतु शिक्षक का कार्य न केवल शिक्षा प्रदान करना है बल्कि छात्रों को समुचित निर्देशन देना होता है। यह कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की सहायता से ही किया जाता है। सफल निर्देशन के लिए शिक्षक को तथा यह अन्य तथ्यों की पूरी जानकारी करनी पड़ती है। शिक्षक के पास छात्र से संबंधित सभी मनोशारीरिक सूचनाएं नहीं होंगी तो उन्हें उचित शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है।
मतलब कह रहे हैं कि अगर शिक्षक को छात्रों का काम केवल पढ़ा देना नहीं होता, उसको निर्देशन भी देना होता है। जैसे अगर आपने पढ़ा दिया है तो उसको बताना होगा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर किताब को पढ़ना ही ज्ञान प्राप्त करना होता तो बच्चा अपने घर पर भी पढ़ सकता था उस बुक को, लेकिन उसको एक अच्छे कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना ही क्या काम होता है, शिक्षक का काम होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जो बच्चे 6 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ऑल वाला बेल आइकन दबा दो और अपने दोस्तों के साथ क्या किया करो, शेयर किया करो। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।